बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरवे पुलिस का पेपर हुआ है फील्ड असिस्टेंट का। 8 तारीख को इसे सॉल्व करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट जो मोटरवे के पेपर होने जा रहे हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है, आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो 7 सवाल हैं वो फील्ड असिस्टेंट के रिलेटेड थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से बेटा हम शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर हैवी व्हीकल्स ऑन पाकिस्तानी मोटरवे। तो मैक्सिमम उसने पूछा है कितनी है और हैवी व्हीकल्स का पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो 100 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान की जो नेशनल ये जो हाईवे की हमारी वेबसाइट है वहां पे जो दिया गया है वहां वो आंसर ठीक होगा। 100 किलोमीटर पर आवर है, जबकि जो LTV होती हैं, छोटी जो व्हीकल्स होती हैं, उनकी 120 किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो ये बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर होगा। उसके बाद GT रोड का पूछा गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड होगा हमारे पास। GT रोड का एब्रीविएशन ग्रैंड ट्रंक रोड, आपको पता है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जर्नैली सड़क इसे कहा गया था, बाद में इसे GT रोड कह दिया गया। इसका कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान में जो है ना सही सलामत मौजूद है। बेसिकली ये वहां से आप देखें कलकत्ता जो था वहां से शुरू होके ये चला जाता था अफगानिस्तान। ये बहुत बड़ा कारनामा था उस दौर में शेरशाह सूरी साहब का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट मोटरवे। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी जो मोटरवे है वो कौन सी है बेटा, वो हमारे पास M8 है। सबसे लंबी मोटरवे जो है पाकिस्तान की वो M8 है हमारे पास। इसकी लेंथ मेरे ख्याल से कोई 892 किलोमीटर के करीब है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे। इस्लामाबाद से पिशावर की जो मोटरवे है उसकी लेंथ पूछी है उसने। तो उसकी बेटा जो लेंथ है 155 किलोमीटर है। इसी को हम M1 भी कहते हैं। M1 भी यही है हमारे पास, 155 किलोमीटर बेटा इसकी लेंथ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। ये CPEC का हिस्सा है बेटा। इसकी लेंथ जो है 878 किलोमीटर, इसका सही आंसर होगा 878 किलोमीटर जो है ना इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अब्दुल हकीम टू लाहौर मोटरवे। लाहौर से लेके अब्दुल हकीम तक का ये जो मोटरवे है इसकी जो लेंथ है पूछा गया है तो वो कितनी है जी, 230 किलोमीटर इसकी लेंथ है बेटा। 230 इसका आंसर सही होगा। आगे हकला DI खान मोटरवे इनॉग्रेटेड ऑन 5 जनवरी 2022 इज आल्सो नोन एज M14। M14 बेटा ये खबरों में था, ये जो है ना जी मोटरवे 2022 में इनॉग्रेट किया गया था। इसे हकला डेरा इस्माइल खान ये जो मोटरवे है इसका बारे में आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास शुरू हो जाएगा बेटा इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन। देखिए ये थे मोटरवे के हवाले से। अब कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपका 14 क्वेश्चन आपके आने थे जॉब रिलेटेड। अब मोटरवे के भी आ गए, फील्ड असिस्टेंट के भी 6-7 सवाल हो गए। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज ने शुरू कर दिया। वो कह रहा जी हु कंपाइल्ड द बुक हदीस अल मौता। अल मौता जो बुक है बेटा आपको बताया कि ये इमाम मालिक साहब जो है ना इनकी मौता, इमाम मालिक की किताब जो है मौता है। इसके बारे में सवाल अक्सर बनता है, तो ये इमाम मालिक जो है ना जी इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद इन विच सूरा ऑफ कुरान इज द स्टेटमेंट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज मेंशन्ड। तो सूरा अल फतेह में बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है जी अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं। अल्लाह पाक के क्या है जी पैसेंजर हैं, पैगंबर हैं। उसके बाद आगे जी व्हाट इज द ईयर ऑफ हिजरा नोन एज द ईयर ऑफ डेपुटेशन। मैंने ये करवाया था बच्चों को। तो 9 हिजरी जो था इसे कहा गया था आमुल वफूद का साल, ईयर ऑफ डेपुटेशन, क्योंकि बहुत सारे जो वफूद थे वो आ रहे थे नबी पाक से मिलने के लिए, नबी पाक के हाथ पे बैत करने के लिए, मुआहदे करने के लिए। रियासत मदीना जो थी नबी पाक की इस साल में अपने रूज पे थी, तो नबी पाक हज पे भी नहीं जा सके थे इसी वजह से कि वफूद आ रहे हैं। वफूद आएंगे तो उन्हें इतने दिन लंबे अरसे तक उन्हें रोकना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपको बताया गया। इसके बारे में सवाल अक्सर बन जाता है। तो ये बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास 9 हिजरी होगा बेटा। हिजरत का 9वां साल जो था ईयर ऑफ डेपुटेशन था। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन करंट हिजरी ईयर इस वक्त जो हिजरी कैलेंडर है, जो साल है बेटा वो 1445 है जी हमारे पास। इस वक्त जो हिजरी ईयर है वो 1445 है, 2024 का आप इस तरह से कह लें। व्हाट डज सूरा मीन। सूरा का क्या मतलब, सूरा का मतलब होता है वाल। वैसे तो सूरत का मतलब
आपको पता है कुरान मजीद की एक सूरत होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो बेटा बनेगा वो रेफ्यूज का बनेगा, रेफ्यूज, वाल, वाल इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, इन विच हिजरी वेयर ला अबाउट ऑर्फन रिवील्ड। ये जो आपके ऑर्फन्स हैं, यतीम जो है, इनके बारे में जो ला है कब उतरे थे, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा मुझे जो मिला है वो 3 हिजरी का मिला है। आप भी इसे काउंटर चेक कर सकते हैं। गज़वा ओहद वाज फॉट इन विच ईयर। तो गज़वा ओहद जो है ये कब लड़ी गई, सबको पता है जी कब लड़ी गई, 3 हिजरी को। 3 हिजरी को। बदर आपको पता है 2 हिजरी में लड़ी गई थी, और ओहद जो है ये हमारी 3 हिजरी की जंग है, हिजरत का 3रा साल। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, एट व्हाट एज डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू सीरिया एट अबू तालिब। मैंने करवाया ये क्वेश्चन भी कि इसमें जो है ना आप देखें कि अबू तालिब साहब के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला सफर का शाम का सफर किया था वो 12 साल की उम्र में किया था, जहाँ पे फिर वो बोहिरा मिला था, उसने कहा था कि जी इन्हें दोबारा यहाँ ना लेके आना, आगे चल के ये नबी बनेंगे। फिर उसके बाद नबी पाक ने सफर नहीं किया, और दोबारा जब नबी पाक गए उस वक्त आपके 24 साल थी, जब नबी पाक हजरत खतीजा का माल लेके गए थे दूसरी दफा शाम का सफर, पहली दफा 12 साल की उम्र में गए थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसमें आप देखें जी, व्हेन डिड हजरत हमजा एम्ब्रेस इस्लाम। हजरत हमजा ने कब इस्लाम कबूल किया। तो 5 हिजरी बेटा इसका सही आंसर है। 5 हिजरी को हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया था। इसी साल में कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फारूक साहब ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हाउ मैनी सहीफाज वर रिवील्ड टू हजरत इदरीस। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पे टोटल 30 सहीफे नाज़िल हुए थे। सहीफा कहते हैं चैप्टर को, जिस तरह हमारे कुरान मजीद है उसके कुछ चैप्टर्स हैं, तो इसी तरह से सहीफे आप इस तरह समझ लीजिए, कुछ चैप्टर्स की शक्ल में, किताब नहीं थी पूरी की पूरी, चैप्टर्स की शक्ल में अल्लाह पाक क्या करते थे, अपने जो अहकामात थे अपने नबी तक पहुंचाते थे। तो 30 सहीफे नाज़िल हुए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, हाउ मेनी ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके दादा जो अब्दुल मुत्तलिब साहब थे उन्होंने कितने ईयर तक नबी पाक की खिदमत की, उनकी परवरिश की, ये पूछा गया 2 साल तक। बेटा याद रखिएगा, 6 साल तक आप अपनी वालदा के पास रहे, जब वालदा फौत हो गई तो 6 साल से आगे फिर 8 साल तक जब आपकी एज थी, तो 2 साल दरमियान वाले जो थे आप अपनी दादा के पास रहे। इसमें भी थोड़ा सा वो अगली दफा सवाल कैसे पूछे, लेकिन सवाल रिलेटेड आएंगे। अब पहले जो 4 साल थे नबी पाक हजरत हलीमा के पास रहे, हजरत हलीमा के पास रहे, मतलब हजरत हलीमा के बारे में पूछता है कि इन्होंने कितने अरसा तक नबी पाक की परवरिश की। तो 4 साल, 4 साल से फिर 6 साल तक, मतलब 2 साल बनेंगे दरमियान में। तो 2 साल हजरत आमना आपकी जो वालदा थी उन्होंने आपकी परवरिश की, फिर आपकी वालदा भी फौत हो गई, फिर 6 साल से 8 साल तक, फिर 2 साल आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब साहब के पास रहे। अब्दुल मुत्तलिब साहब भी फौत हो गए जब आप 8 सालों के थे। फिर आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब साहब ने की, फिर अबू तालिब साहब आपके साथ रहे। तो इस तरह से अब यहीं से वो अभी हजरत अबू तालिब साहब अब्दुल मुत्तलिब साहब का पूछा भी था, वो हजरत आमना का पूछ सकता है या हजरत हलीमा का पूछ सकता है। इस तरह से वो सवाल आगे पूछ सकता है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अब्दुल, ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, हु वाज अ हिस्टोरियन, जस्टिस, फिलोसोफर एज वेल एज पॉलिटिशियन। तो ये बेटा जो पर्सनालिटी है अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून है। इब्न खुल्दून साहब का मुकदमा मशहूर हुआ था। ये जबरदस्त किस्म के जो है ना जी इंसान थे, जस्टिस भी थे और ये जो है ना जी हिस्टोरियन भी है, फिलोसोफर भी है और पॉलिटिशियन भी है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली औरत शहीदा कौन सी है जी, खातून शहीदा। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो हजरत सुमैया बिन्ते खुबैत। ये बेटा क्वेश्चन है, ये इसके बारे में अक्सर पूछता है, क्योंकि ये जो थे हजरत, इन्हें जो है ना जी आप देखें कि हजरत अम्मार यासिर की ये वालदा थी और हजरत यासिर की घरवाली थी। इन्हें अबू जहल ने नेजा मारा था और इन्हें शहीद कर दिया था, इनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ था। और जब ये मारा गया था अबू जहल गज़वाए बदर में, तो उस वक्त इनके बेटे जो अम्मार थे उन्हें नबी पाक ने कहा था कि आपके जो वालदा के कातिल का जो कातिल है उसे अल्लाह पाक ने जहन्नम रसीद कर दिया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज द फोर्थ कलमा ऑफ इस्लाम। इस्लाम का चौथा कलमा कौन सा है जी, तौहीद है हमारे पास। चौथा कलमा बेटा कौन सा है हमारे पास, तौहीद होगा। उसके बाद है जी, विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप से एशिया को हमारे पास यूराल माउंटेन, ये रशिया में है बेटा, ये हमारे पास रशिया में। रशिया आपको पता है 2 कॉन्टिनेंट में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है।
तो वहीं पे हमारे पास यूराल माउंटेन्स है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो है ना जॉर्जिया तक चली जाएगी। तो ये जो है ना जी यूराल माउंटेन्स इसका सही आंसर है। हिमालय तो आपको बताया एशिया में, एल्प्स यूरोप में है, इस तरह से। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज फर्स्ट अमेंडमेंट इन विच ईयर। तो सवाल में ये पूछा गया कि जो इसमें आप देखें कि जो पहली अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन से साल में हुई थी? 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 1973 में, और 1974 में पहली अमेंडमेंट कर दी गई थी। क्या पाकिस्तान की बाउंड्री को डिफाइन किया गया था? सवाल ये बनता है कि पहली जो अमेंडमेंट की गई थी वो कौन सी थी? डिफाइन किया गया बाउंड्रीज को कि पाकिस्तान की बाउंड्री की होगी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो हमसे अलग हो गया था। अब उसके बाद जो है ना दूसरे अमेंडमेंट में आपको बताया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, वो भी 1974 में हुई थी। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, शिमला एग्रीमेंट एम टू रिजॉल्व इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द 1971 वार वाज साइंड इन। तो जो शिमला एग्रीमेंट था बेटे कौन से साल में हुआ था? तो 1972 में हुआ था। 1972 के अंदर हुआ था ये शिमला एग्रीमेंट। 1971 की जंग के बाद जो दोनों मुल्कों के दरमियान में जो इश्यूज थे उन्हें रिजॉल्व करने के लिए भुट्टो साहब जो है ना गए थे शिमला में, मुलाकात हुई थी। इंदिरा गांधी साहिबा जो थी उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, हमारी तरफ से भुट्टो साहब थे। 1972 इसका सही आंसर होगा। लाल मस्जिद ऑपरेशन बेटा 2007 में शुरू किया गया था, ये मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था। लाल मस्जिद आपको पता है इस्लामाबाद में जो है ना जी है कहीं पे, और वहां पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है जी, मुजीबुर रहमान फार्मूला वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर। शेख मुजीबुर रहमान की बात हो रही है, इन्होंने जो 6 पॉइंट फार्मूला दिया था वो 1966 में, 1966 की बात हो रही है। 1966 में इन्होंने अपना 6 नुकाती फार्मूला दिया था। ज़र्ब अज़ब के बारे में पूछा गया है, मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन। ज़र्ब अज़ब जो था बेटा 2014 में शुरू किया गया था। इसमें आप देखें कि मेरे ख्याल से ये एपीएस के अटैक के बाद से शुरू किया गया था। 2014 में, दिसंबर 2014 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है जी, 2019 करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड टू फैसिलिटेट फॉर सिख पिलग्रिम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच सिटी डज इट कनेक्ट इन इंडिया टू पाकिस्तान। तो ये इसमें पूछने की कोशिश ये कर रहा है करतारपुर जो कॉरिडोर है ये इंडिया और पाकिस्तान के कौन से सिटीज को मिलाता है? इसमें बेटा जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जी नारोवाल से डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक उनकी तरफ है, नारोवाल हमारी तरफ है। इन दो बड़े सिटीज को आपस में मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है जी हमारे पास, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हो रही थी उस वक्त लॉर्ड कर्जन साहब थे। कर्जन साहब को याद किया डिवाइड एंड रूल के हवाले से इन्होंने जो है ना जी आप देखें कि ये जो आपका NWFP है इसे सूबा बनाया था, डिवाइड किया था, मजीद बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। तो लॉर्ड कर्जन को याद रखेंगे, 1905 की बात है। अगले दफा आपसे वो साल पूछ लेगा पार्टीशन बंगाल का, वही तो 1905 में हुई थी, याद रखिएगा। Who was the last वायसराय ऑफ इंडिया। आखिरी जो वायसराय थे इंडिया का माउंटबेटन साहब थे। इससे पहला जो था वो वेवल साहब थे। वेवल साहब थे सेकंड लास्ट को पेनल्टीमेट वायसराय भी कहता है वो। अगली दफा इस तरह से ये सवाल आपसे पूछ सकता है। लॉर्ड लिंडथगो के बारे में पूछता है कि ये सबसे लंबा टेन्योर ये कौन सा वायसराय है? वो वाला वायसराय है जिसका सबसे लंबा टेन्योर था हिंदुस्तान में। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया इन विच ईयर। तो 1858 का जो साल था जब ये जंग आज़ादी जब शुरू हुई थी और जो थे ना हिंदुस्तान के जो लोग थे वो जंग हार गए थे। तो फिर मलका ने क्या कर लिया था, अपने एक एक्ट के जरिए हिंदुस्तान को टेक ओवर कर लिया था। उससे पहले कंपनी के अंडर था हिंदुस्तान। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 था, उसके तहत जो हिंदुस्तान था ये मलका बरतानिया के अंडर चला गया था। आगे जी हमारे पास, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज इज नावल बाय मोहम्मद हनीफ साहब का नावल है जी। ये जो है ना जी आपको पता है कि हमारे जो अमीरुल मोमिनीन साहब थे जी, जनरल ज़िया-उल-हक साहब, तो वो भावलपुर के करीब कहीं पे उनका प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें कहा जाता है कि आम की जो पेटियां थी उसमें बारूद रखी गई थी। तो ये उसी के बारे में जो नावल लिखा गया था, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, मैंगो के फटने का जो वाकया था सारे का सारा, वो मोहम्मद हनीफ साहब ने जो एक नावल की शक्ल में लिखा है। पाकिस्तान ज्वाइन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है। पाकिस्तान ने SCO कब ज्वाइन किया बेटा? ये 2017 में किया। इंडिया ने भी पाकिस्तान ने भी, दोनों ने 2017 में ज्वाइन किया था। रिसेंटली SCO को ज्वाइन किया बेलारूस ने, अभी पिछले हफ्ते की बात है। बेलारूस ने, बेलारूस जिसे हम कहते हैं, उसने भी ज्वाइन कर लिया है किसे, SCO को। इसे SCO को अब 10 मेंबर हो गए SCO के।
क्वेश्चन नंबर 41 है जी, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईयर? तो पाकिस्तान 1995 से ही था इसका मेंबर, जो ना फाउंडिंग मेंबर में से था पाकिस्तान। चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये बेटा इसने जहांगीर ने लटकाई हुई थी चेन ऑफ जस्टिस, मतलब जंजीर अदल कहा करता था ये उसे, अपने महल के बाहर इसने ऐसे लटकाई हुई थी। कोई भी आता जिसे भी इंसाफ चाहिए होता है, मुगल बादशाह की बात कर रहा हूँ, जहांगीर ये मुगल बादशाह था, तो ये कोई भी आता तो जंजीर को हलाता, उसका कनेक्शन उसके महल में था, वहां से ये फिर आगे उसकी फरियाद सुनता था। इस तरह से जो है चेन ऑफ जस्टिस जो मशहूर हुई वो जहांगीर की मशहूर है, जंजीर अदल इसे कहेंगे। एक दफा कहा जाता है ऊँट ने आगे जो है ना चेन को ऐसे मतलब उसे पकड़ के हला दिया था, वो भी इंसाफ मांगने आया था जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 42 है जी, चेन ऑफ जस्टिस हो गया है। उसके बाद है जी, नेल्सन मंडेला वाज डिप्राइव्ड, अब शुरू हो गई, अब इंग्लिश शुरू हो गई। डिप्राइव्ड ऑफ होता है बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होती है जिनके साथ वही प्रीपोजिशन लगती है, इसके अलावा कोई और लग ही नहीं सकती। तो डिप्राइव्ड ऑफ याद रखिएगा बेटा लगता है इसके साथ। उसके बाद ये भी उसका प्रीपोजिशन का एस्टोनिश्ड एट होता है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन में से एस्टोनिश्ड एट होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, व्हाई डिड यू वेस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ? इसमें बेसिकली वो पैसिव वॉइस का पूछना चाह रहा है, तो वाई की जगह पे वाई आ जाएगा। डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म है तो वाज आएगा हमारे पास, वाई वाज। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट है बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ, उसके बाद वेस्ट से क्या हो जाएगा वेस्टेड बाय यू, तो इसका ये डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। उसके बाद जब सन ऑफ पेयर, पेयर कहते हैं फेलो को, जोड़ीदार को, जोड़ीदार को फेलो, फेलो हो जाएगा इसमें हमारा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पेस्टिसाइड जो है ना बेटा, इसके उसके लिए प्लांट है, प्लांट में के लिए आप क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो इसका जो बेटा सही आंसर है वैक्सीनेशन आप कर सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है जी? मेडिसिन, मेडिसिन क्या क्या वैक्सीनेशन के साथ मेडिसिन का पेयर वन एनालॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली। आगे हमारे पास कॉर्पोरल है और स्पिरिचुअल है। कॉर्पोरल होता है बेटा फिजिकली जिस्मानी, और स्पिरिचुअल होता है रूहानी, एक दूसरे के उलट है, जिस्मानी और रूहानी, इस तरह से याद रखेंगे। मोरान और सेवेंट है, मोरान मेरे ख्याल से शायद कहते हैं जो है ना जी बदतमीज को, और सेवेंट कहते हैं मेरे ख्याल से जो है ना जी, इसमें आप कह लें कि जो आलिम हो, इस तरह से जो अदब शदब करता हो, इस तरह का जो है ना इसका बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये बनेगा, मोरान और सेवेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन इज कॉल्ड, वो डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है तो वो क्या कहता है? पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन कहलाएगा बेटा जो बच्चों का इलाज करेगा। A person who is unable to pay the debt is called insolvent. Insolvent होता है जिसका दिवालिया निकल जाए, जिसका दिवालिया निकल जाए, कंगाल हो जाए, जो अपना कर्ज नहीं दे सकता। Unable to pay the debt, जो अपना कर्ज नहीं दे सकता। Keep at bay, keep at bay का मतलब होता है keep at distance, दूर रखना, अपने से दूर रखना। उसके बाद क्वेश्चन है ये हमारे पास 52, ये आगे मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा नहीं आया है, चलो इसे यही देख लेते हैं। ये आज हमारे पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का क्या मतलब है? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब ये है सिचुएशन वेयर समवन हैज प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये बड़ा इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। आ सिचुएशन वेयर मतलब दोनों दो मौके को एंजॉय करना। A situation where someone has the privilege of enjoying two different opportunities, मतलब जिस वक्त आपको दो मौके मिले जो आप इंजॉय कर सकें। क्वेश्चन नंबर 53 है जी, he is looking for accommodation। accommodation जो है ना जी फ्लैट में, मतलब उसे रिहाइश की लिए वो क्या कर रहा है जी, तलाश कर रहा है, या फिर हाउस में। तो आप देखें एक तो ये आर आया हुआ है, इसमें एक तो आर आया हुआ है, इसमें बोथ है हमारे पास, और अनटिल है, नीदर है और इधर है। तो इधर आर का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, इधर फ्लैट और शेयर्ड हाउस, या तो वो फ्लैट में या फिर शेयर्ड हाउस में भी अपनी रिहाइश क्या कर रहा है, जो ढूंढ रहा है। तो इधर के साथ बेटा आर आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा इधर आएगा, इधर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है जी हमारे पास, द डैश ऑफ वॉर इज एक्सपेक्टेड वेरी सून। तो सेसेशन बेटा इसका सही आंसर होगा। सेसेशन क्या होता है? मतलब जिस फायर जिस तरह होता है रुकना, मतलब जंग के अंदर जो जमूद है बहुत जल्दी, जो ठहराव है, जो रुकावट है वो बहुत जल्दी होने वाली है, इस तरह से उम्मीद है उसकी। इस तरह से इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद एंटोनिम ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक आपको पता है ओशन भी है हमारे पास। तो पैसिफिक होता है सुस्त, काहिल। तो इसका जो है एंटोनिम पूछा अग्रेसिव, अग्रेसिव जिसमें तुगयानी हो, अग्रेसिव जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो।
क्वेश्चन नंबर 56, एंटोनिम ऑफ एव। एव का बेटा जो मतलब होता है ये कंटेम्प्ट हो जाएगा बेटा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। एव और कंटेम्प्ट ये एक दूसरे के मतलब उलट हो जाएंगे। मतलब एव होता है जो मतलब खौफ में रहे, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा। कंटेम्प्ट होता है मतलब गुस्ताखी करने वाला, मतलब कोई नुकसान, जिस तरह बंदा कोई पहुंचाने के लिए भी पीछे ना हो टाटे, इस तरह का बंदा कंटेम्प्ट कहेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 57 है जो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व्स की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर इस बुक का नाम है, टाइटल है हिस्ट्री ऑफ वॉल्व्स। बुक का टाइटल है वाज रिटन बाय, किसने लिखी है जी? ये एमएलए फर्डुलैंड, एमएलए साहब ने लिखी है जी, एमएलए साहब ने लिखी है। तो इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास आसियाना। आसियाना एयरलाइन के बारे में पूछा गया बेटा। आसियाना इज एयरलाइन ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की एयरलाइन है ये आसियाना। उसके बाद है जी ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है जी? हर्ड कहलाएगा। एलिफेंट का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? हर्ड कहलाएगा। आगे है जी हमारे पास एग्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एग्रोलॉजी जो बेटा स्टडी है ना, ये है जी स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड। लैंड से जो प्रोडक्शन है उसकी स्टडी को क्या कराएंगे हम? एग्रोलॉजी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है जी बासमान पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। तो बासमान पैलेस बेटा ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किंग ऑफ जॉर्डन की। जॉर्डन आपको पता है कि, अच्छा जॉर्डन के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। जॉर्डन के अंदर ये इस वक्त वाहिद जो है दुनिया का मुल्क है जहाँ पे आज भी नबी पाक के खानदान की हुकूमत है। सवाल पूछता है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे आज भी हाशमीद किंगडम है। नबी पाक का खानदान कौन सा था? हाशमी था ना। तो हाशमियों की हुकूमत है आज भी जॉर्डन में, जो बैठा हो ना किंग अब्दुल्ला। ये याद रखिएगा, इसके बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। किंग अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त बैठे हैं, ये नबी पाक के साथ इनका सिलसिला मिलता है सन 41वीं 41th जनरेशन पे जाके। तो ये भी सवाल यहां से बन जाता है। हमारे पास बरनामा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ मलेशिया। बरनामा जो है ना क्या है जी? न्यूज एजेंसी है किसकी? मलेशिया की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास करेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस आपको पता है यूरो को लीड करेगा। आपको पता है यूरो करेंसी, यूरोप में जो यूरोपीय यूनियन है उसे फ्रांस ही लीड कर रहा है। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, 2-4 मुल्क हैं। तो फ्रांस अगर यूरो करेंसी को नहीं अडॉप्ट करेगा तो फिर कौन करेगा? ठीक हो गया जी। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन। तो ये बेटा कब इसकी बुनियाद रखी गई थी? 31 मई 1866 में, 1866 का। वैसे 30 मई है, यहाँ पे 31 लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है, 1-2 दिन का फर्क होता है। 1866 का साल आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। तो देवबंद ये मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। देवबंद इंडिया का एक एरिया है, वहां से ये जो हमारा फिरका है पाकिस्तान में, देवबंद फिरका, उसी नाम से, उस मदरसे से जो लोग पढ़ के निकले वो देवबंदी कहलाए, देवबंद से पढ़े हुए। आगे जो हमारे पास ईडन ऑफ सिंध। सिंध का जो ईडन है वो किसे कहेंगे बेटा? वो लाड़काना को कहेंगे। लाड़काना क्या कहलाएगा बेटा? ईडन ऑफ सिंध कहलाएगा। द फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस। पहली जो अफगान वार थी कब हुई? 1839 में हुई थी बेटा। ये एंग्लो अफगान वार भी से कहते हैं, अंग्रेजों की और अफगानों की। क्वेश्चन नंबर 67 है जी हमारे पास हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन के बारे में अक्सर पूछते हैं। तो मॉन्ट्रियल भी, कनाडा मॉन्ट्रियल बेसिकली सिटी है किसका? कनाडा का। यहाँ पे इसका क्या है जी? हेडक्वार्टर मौजूद है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी 68 क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बेसबॉल गेम इन ईच टीम। तो हर एक टीम में जो बेसबॉल की होती है इसमें कितने प्लेयर होते हैं बेटा? 9 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होंगे इसमें? 9 प्लेयर होंगे। करेस इज द इरिगेशन सिस्टम इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो कौन से प्रोविंस में है जी इरिगेशन सिस्टम? ये करेस का बलोचिस्तान। करेस बेसिकली वो नालियां होती हैं। आपको पता है कि वहां पे जो है ना जी कोई पहाड़ आ जाएगा, कहीं पे कभी गहराई आ जाएगी, तो वह पाइप होता है, पाइप के जरिए सारी पानी की सप्लाई हो रही होती है। या जेरे जमीन जो है ना जी क्या होता है जी? जमीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो है ना क्या होता है जी? एक्स्ट्रा नहर टाइप छोटी सी बनाई जाती है, वो ढकी होती है ऊपर से, ताकि उसमें से एवोपरेशन के जरिए पानी जाया ना हो मैक्सिमम। तो ये जेर जमीन जो है ना सिस्टम होता है पूरे का पूरा पानी सप्लाई करने के, एक जगह से दूसरी जगह भी। कहाँ पे यूज हो रहा है? कारेस का जिला बलोचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। आगे आगे हमारे पास यूएनओ जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी? तो ये बेटा इसका जो सही आंसर है वो एफ.डी. रोजवेल्ट है। एफ.डी. रोजवेल्ट ने यूएनओ का नाम दिया था। तो ये बेटा आपका पेपर था। आप देखें, इसका एनालिसिस करें। तो इसमें बेटा देखें मैथ भी नहीं मिली हमें, एवरीडे साइंस भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको मैथ में, उर्दू में, एवरीडे साइंस में टर्म जाए करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए इस्लामियात का पोर्शन है 14 नंबर का।
इसी तरह से जीके का पोर्शन है 14 नंबर का, 14 नंबर का पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है। इसी तरह से आप देखें कि इंग्लिश का पोर्शन है 14 नंबर का, और 14 ही क्वेश्चन उस जॉब के रिलेटेड हैं जो जिस सीट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो जो सीट वाला है पोर्शन वो तो सबका बराबर है, इसके अलावा जो 4 पोर्शन है वो आप कर लें अच्छे से, इंशाल्लाह आपका एग्जाम पास हो जाएगा। जो इसमें बताए गए हैं, हमारे चैनल पे इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से ये अगर आप देखें, इसका एनालिसिस करें तो ये 70 में से आपको कम से कम जो है ना जी 45 से 50 क्वेश्चन जो है ना आपको हमारे चैनल पे जो लेक्चर पड़े हैं उनमें से हैं, आपको वहीं से मिलेंगे। तो ये बड़ा पेपर था, इसके अपनी मार्किंग करें। और नेक्स्ट जो पेपर है यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि किस तरह से वो पेपर बनाएगा। अभी आपको पता है नेशनल हाईवे के अभी मजीद पेपर होने हैं, मेहनत करें, यही एक हफ्ता जो आपके पास है इसे लगा दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसमें वो जो 7 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वो रह गए हैं, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाए। पहले जो 7 क्वेश्चन थे ना बेटा, ये दिए गए थे आपके जो जॉब है फील्ड असिस्टेंट का, ये पेपर था तो फील्ड असिस्टेंट के रिलेटेड ही थे। तो इसमें मैं जो है ना आपको कोशिश करता हूँ इसमें से जो सही आंसर मुझे लगते हैं मैंने वो बता दिए हैं आपको, मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज की फंक्शन ऑफ अ फील्ड असिस्टेंट कंसर्निंग लैंड एक्विजिशन। तो इसमें उसने कहा है कि फंक्शन क्या होता है फील्ड असिस्टेंट का लैंड एक्विजिशन के हवाले से। तो इसका बेटा जो सही आंसर है वो बी है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एंड ड्राइंग्स। ये जो है ना जी फील्ड असिस्टेंट का काम होता है कंसर्निंग लैंड एक्विजिशन के हवाले से। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ड्यूटी इन्वॉल्व फिजिकल फील्ड वर्क। फिजिकल फील्ड वर्क में जो है ना जी कौन सी ड्यूटी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें बेटा जो सही आंसर है कोऑर्डिनेशन ऑफ लेआउट प्लान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कोऑर्डिनेशन ऑफ लेआउट प्लान जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच टास्क माइट बी असाइंड टू ए फील्ड असिस्टेंट फॉर टाइम टू टाइम। फील्ड असिस्टेंट को टाइम टू टाइम कौन सा टास्क असाइन किया जा सकता है, सवाल ये है। तो इसमें बेटा हमारे पास है जी असिस्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एंड ड्राइंग। ये इसका बेटा आंसर जो होगा वो सही होगा। मैप्स और ड्राइंग जो बनाने होते हैं, प्रिपरेशन जो करनी होती है, उसमें असिस्ट करने का जो काम है उसे वक्त के साथ साथ असाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा ये, व्हाट इज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फील्ड असिस्टेंट इन कंप्लीटिंग लैंड एक्विजिशन फॉर्मेलिटीज। लैंड एक्विजिशन की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें पूरा करने के लिए फील्ड असिस्टेंट की जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है। बेटा इसमें जो आंसर होगा इसमें होगा हमारे पास कैरिंग आउट सर्वे ऑफ परचेज्ड लैंड। जो जमीन खरीदी जाती है, परचेज की जाती है, उसका क्या करना, सर्वे करना। आपको पता है मोटरवे में भी जब ये कोई नया मोटरवे बनना होता है तो उससे पहले क्या होता है, जमीन को परचेज किया जाता है। उसके लिए जो फील्ड असिस्टेंट होता है उसकी ये ड्यूटी बताई जा रही है, वो कौन कौन से काम कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। आगे हमारे विच ड्यूटी इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन विद लैंड ओनर्स। तो कौन सी ड्यूटी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है लैंड ओनर्स के साथ। तो इसमें बेटा हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड ड्राइंग, प्रोसेसिंग केसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। तो ये बेटा ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। प्रोसेसिंग द केसेस फॉर लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन के लिए जो केस प्रोसेस करने होते हैं वो डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन होता है लैंड ओनर के साथ, ये बेटा इसमें बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एक्वायर्ड लैंड। तो प्राइमरी पर्पज क्या होता है जी, रिकॉर्ड जो होता है लैंड को एक्वायर करने का जो रिकॉर्ड होता है उसे मेंटेन करने के लिए। तो इसमें आपने क्या करना होता है बेटा, लीगल कंप्लेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी होती है। ये इसका बेटा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और आखिरी सवाल है, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर अ फील्ड असिस्टेंट इन कैरिंग आउट लैंड सर्वे। उसने कहा है कि कौन सी स्किल जरूरी है, एसेंशियल है किसके लिए, फील्ड असिस्टेंट के लिए, इन कैरिंग आउट द लैंड सर्वे, लैंड का जो सर्वे है उसे करने के लिए। तो वही है बेटा एबिलिटी टू यूज सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। जो सर्वे करने के लिए हमारे पास आलात होती हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं,
उन्हें यूज करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये 7 क्वेश्चन थे आपके फील्ड असिस्टेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से। तो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देख के जाए, मोटरवेज के बारे में जरूर पढ़ के जाए। M1, M2, M3, M4 ये सारे की सारी जो है, इनके बारे में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी कहां से कहां तक है, ये आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो पाकिस्तान के बारे में बेटा थोड़ा सा ये आप पढ़ के जाइएगा। पाकिस्तान ज्योग्राफी के हवाले से, पाकिस्तान हिस्ट्री का पोर्शन सारा हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। इस्लामिक स्टडीज का बहुत सारा पोर्शन पड़ा हुआ है। तो तैयारी करके जाएं बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया है कि यहाँ से किस तरह से पेपर जो है ना जी आपका हो सकता है, नेक्स्ट जो आपका होना है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।